नमस्कार दोस्तों, ओम कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और यह वन लाइनर फॉर्म में होगा। इसमें हम लोग उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को देखेंगे जो यूपीपी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, यानी कि सूक्ष्म अध्ययन के तौर पे जो आवश्यक तथ्य हैं जो एग्जाम क्वेश्चन में बन सकते हैं, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है और आप इसे तैयार भी करेंगे। तो देखिए, भारत की जलवायु के संबंध में कुछ मुख्य बातें आपको देखने को मिलेंगी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है तथा यह मानसूनी प्रकार की जलवायु भी है। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी होने का सीधा सा अर्थ ये होता है कि भारत जो है वह कर्क रेखा, अब आपको पता होगा कर्क रेखा क्या है, जलवायु पढ़ रहे हैं तो उसमें कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा क्या है? भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली एक उत्तरी अक्षांशीय रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के रूप में जानी जाती है। ये वो रेखा है जिसका जब सूर्य की किरणें उत्तर की ओर उत्तरायण करती हैं, भूमध्य रेखा से या मकर रेखा से उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर वो नहीं जा पाती। तो इतना पॉइंट है, और वो 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और उसी के प्रभाव में भारत की क्या होती है, जलवायु निर्धारित होती है। क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ अक्षांश या उत्तरी अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मुख्यतः क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। लेकिन सच बात यह है कि भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है, किंतु यह उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों को भी अपने अंदर समाहित किए हुए है। उपोष्ण का मतलब होता है कुछ उष्ण और कुछ शीत। उपोष्ण का सीधा अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र जो क्या हो, उष्णता से भी प्रभावित हो। जैसे हम भारतीय मैदान शीत ऋतु में आते हैं तो भारतीय मैदानी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड, कोहरा, पाला, ये सब पर देखने को मिलता है, और हिमालयी क्षेत्र पूरी तरह से बर्फाच्छादित होता है और हिमपात होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें दक्षिणायन हो जाती हैं और मकर रेखा से भारतीय क्षेत्र को छोड़ती हुई किरणें भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं या उसकी ओर बढ़ती हैं, तो हम देखते हैं कि यह जो हिमपात की स्थिति वह बढ़ जाती है, और जब वो कर्क रेखा की ओर ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि जून के महीने तक 21 जून तक कर्क रेखा पर पूरी पृथ्वी पर लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो इस लिहाज से क्या होता है, उस लिहाज से भारत में भी क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है, ताप बढ़ जाता है, और पूरा का पूरा अब 8 डिग्री 4 मिनट यानी तमिलनाडु, कन्याकुमारी से लेके पूरा एमपी लगभग वो सीधे सीधे कर्क रेखा के प्रभाव में रहता है, और उसके ऊपर जो कर्क रेखा से व्यापारिक पौने जो ऊपर की ओर खिसकती हैं वो भी गर्म होती हैं, और वहां से उत्तरी मैदानी क्षेत्र में लू के रूप में प्रवाहित होती हैं पूरे गंगा मैदान में, जिसका सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इसका कईयों फैक्टर है, तो वायुदाब पेटियां तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो हाईलाइटेड पॉइंट्स के रूप में हम लोग इसको देख लिए। ठीक है, क्या होता है उष्णकटिबंधीय? आपने ये देखा उष्णकटिबंध क्यों कहा जा रहा है? उष्णकटिबंधीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, और उसके भी कुछ अक्षांश ऊपर तक कर्क रेखा 23 है, तो 30 डिग्री तक आप ये मान के चलिए कि उस कर्क रेखा की उष्णता का प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर ठंडी हवाएं नहीं आ रही हैं, हिमालय ना होता, तो ये आपको और ज्यादा विस्तारित रूप में देखने को मिलता। अगला क्या है, मानसूनी प्रकार की। भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है? भारत की जलवायु मानसूनी इसलिए है क्योंकि भारत का जो आकार है वो विशाल तो है, लेकिन विविधता से भरा हुआ है। क्योंकि उत्तर की तरफ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला
जिसे हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, ये अवस्थित है। और दक्षिण में हिंद महासागर, इसके नाम से ही आपको पता है कि भारत के क्षेत्र के नाम पर इसका नाम इंगित होता है। और भारत की दक्षिण भारतीय क्षेत्र, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये पूरा 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। और आपको ये भी पता है कि हिंद महासागर क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है, वह उत्तरी भाग स्थलीय क्षेत्रों से विस्तारित है। यानी कि यूरेशिया करके एक प्लेट है, भारतीय और यूरेशियाई प्लेट उसको घेरे हुए है। इस वजह से दक्षिण की तरफ विशाल मात्रा में जलराशि और जो जलधाराएं, जो गर्म जलधाराएं उसमें प्रवाहित होती है। उसके बाद अगर वो तटों से टकराती हैं, जैसे मेडागास्कर और मोजाम्बिक की तटों से टकराती हैं, और मौसम या यूं कह सकते हैं कि जो ऋतुएं बदलती हैं, या उत्तरायण और दक्षिणायन जब होता है सूर्य का, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ वायुदाब पेटियां भी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, और एक तरफ हिमालयी क्षेत्र, जिसे हम तिब्बत का पठारी क्षेत्र कहते हैं, वो गर्म होता है और एक संचलन की स्थिति पैदा होती है। अब ये हमें समझाना चाहिए डायग्राम से, लेकिन थोड़ा सा जल्दी चलना है और आपको इसे क्या करना है, तेजी से सुन के लिख के खत्म करना है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मानसूनी प्रकार की, क्योंकि जब बारिश की मात्रा भी यहाँ पे देखने को मिलती है, हिमालय प्रभाव और दक्षिणायन होने की वजह से शीत ऋतु भी देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु आप देखते ही हैं, कर्क रेखा की स्थिति है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु भी देखने को मिलती है। इसलिए भारत की जलवायु कैसी मानी जाती है, मानसूनी प्रकार की मानी जाती है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत के मानसून को डिसाइड करने वाले कुछ कारकों में अगर उनमें से 3 ऑप्शन दे दिया जाए तो आप तुरंत जानिएगा। एक मुख्य कारक होता है हिंद महासागर, और दूसरा मुख्य कारक है हिमालय की अवस्थिति। तीसरा जो मुख्य कारक है वह है भारत की प्रायद्वीपीय अवस्थिति। कैसी अवस्थिति? प्रायद्वीपीय अवस्थिति। मतलब भारत का आकार जो प्रायद्वीपीय है, इस वजह से भी मानसून का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। भारत की जलवायु का मुख्यतः 3 अवक्षेप आपको देखने को मिलेगा। यह शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में क्या है, बटा हुआ है, जिसे अभी आपने देख लिया। भारतीय मानसून पर 2 प्रकार की पवनों का प्रभाव है। पवनों का प्रभाव का मतलब होता है ठंडी के मौसम में या आज शीत ऋतु में चलने वाली पवनें, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें। 2 तरह की पवनें होती हैं। सब शीत ऋतु में चलने वाली जो पवनें हैं वह है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन जो है वह शीत ऋतु में क्या होती है, प्रवाहित होती है। शीत ऋतु में चलती है। इसका अर्थ यह है कि इस समय जो पवनें चलेंगी उनका उत्तर से क्या होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से वो क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर से वो प्रवाहित होती हैं। इसका सीधा सा अर्थ आप ऐसे मान सकते हैं कि कुछ पवनें गंगा मैदान को पार करेंगी, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, वहां से पहुंचने के बाद आर्द्रता ग्रहण करेंगी और तेजी से क्या होंगी, घूम करके तमिलनाडु और दक्षिण भारत में बारिश कर देंगी। वही है क्या, उत्तर पूर्वी पवन। जबकि दूसरी पवन क्या है, दक्षिण पश्चिमी पवन, जो मेडागास्कर और महासागर से ऊपर तरफ जाती है, और वो क्या करती है, भारत में वर्षा ऋतु को क्या करती है, इंगित करती है। तो दूसरा क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें, इन पवनों की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और इन्हीं की वजह से भारत में क्या होता है, वर्षा ऋतु होता है। और ये भारत में पूरी बारिश की मात्रा का लगभग 80 से 85% क्या करती हैं,
बारिश करती है, जबकि इनका इनका परसेंटेज आप देखेंगे तो 15 से 20 मान लीजिए इसको, ये इनका परसेंटेज होता है। जलवायु पढ़ रहे हैं भारत की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन किस प्रकार से होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है 21 जून को, सूर्य क्या 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत है या लंबवत होता है। जबकि 21 मार्च तो लिखा पूरे बोर्ड भरे में। हो गया। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। इसमें आप 22 दिसंबर और मकर रेखा, इसको क्या करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों की खासियत जो शीतकालीन पवने हैं या शीतकालीन वर्षा पवने हैं, इसको आप मानिए। यह स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली पवने हैं। प्रवाहित होने वाली पवने हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के 8 राज्य, उसको भी देख लीजिएगा। भारत के 8 राज्य, ये क्रमशः क्या है, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड लिखिए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जिसमें झारखंड का जो रांची डिस्ट्रिक्ट है
या झारखंड की राजधानी रांची, रांची के लगभग ऊपर से ही होकर क्या होता है, गुजरता है। कौन? कर्क रेखा। ठीक है। इसके अलावा भोपाल से भी क्या है, इसकी नजदीकी है। इसके अलावा क्या है, भोपाल से भी इसकी नजदीकी है। आगे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन की अभी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इसी के आगे लिख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी, पेपर में आ जाता है ना ये, इसलिए उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें भारत के किस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश करती हैं? यह है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, या पूरा हम कह सकते हैं एक तट का नाम है ना, पूरे कन्याकुमारी तट के पास तमिलनाडु क्षेत्र में। तमिलनाडु। प्रश्न पूछ लेता है, लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होती है? तो ये वही क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहते हैं, इस तिथि, इस समय को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। और इस काल में बारिश जो होती है वो किस माह में शुरू होती है, हो सकती है? तो आप लिखिए नवंबर महीने में। इस प्रकार की पवनों से जो बारिश की शुरुआत होती है वो नवंबर माह में होती है। शीत ऋतु में ही मतलब नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी का जब टाइम शुरू होता है, दिसंबर शुरुआत, नवंबर लास्ट में, ये लौटते हुए मानसून के ही प्रभाव में शीत ऋतु में ही पश्चिमी विक्षोभ प्रवाहित होती हैं। इनके प्रभाव में उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी यूपी और आगे चल के पूरा गंगा मैदानी क्षेत्र, ये सब क्या होता है, इसके प्रभाव में आता है। और ये पवनें कहाँ की होती हैं? ये भूमध्य सागरीय पवनें हैं। कैसी पवनें हैं ये? भूमध्य सागरीय।
शीत ऋतु में ही क्या है, पश्चिमी विक्षोभ प्रवाहित होता है जो भूमध्य सागरीय कोने हैं। कैसी कोने हैं? भूमध्य सागरीय पवनें। इनके प्रभाव में क्या होता है, गेहूं की फसल उत्तर भारत में इसको ऐसे लिखो, गेहूं की फसल के लिए ये लाभदायक होती है। लाभदायक। इतना हो गया। शीत ऋतु का दो प्रभाव होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्र में जो औसत तापमान आंका जाता है वो 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग माना जाता है, जबकि उत्तर भारतीय उत्तरी मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु में जो औसत तापमान होता है वो कितना हो जाता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का। ये तापमान कब के लिए है? ये तापमान जाड़े के मौसम का है, खासकर कब, जनवरी और फरवरी के लिए। ठीक है। उसके उपरांत अगर पूरे शीतकाल को ऐड कर देंगे, या यूं कहें हम लोग नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा इसको ऐड करेंगे, तब जो औसत तापमान निकल कर आता है उत्तरी भारत में वह कितना रहता है, 21 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। कितना? 21 डिग्री सेल्सियस के। तो यहां लिखिए, शीत ऋतु में दैनिक औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्म ऋतु में 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। एक नाम आया है यहाँ पे, ITCZ। क्या नाम आया है? ITCZ। तो जब ग्रीष्म ऋतु की बात आती है तो ग्रीष्म ऋतु में ITCZ जो होता है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है। ITCZ कुछ और नहीं है, आपसे प्रश्न कुछ और नहीं पूछेगा, ITCZ के विस्तार के बारे में पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। इसमें से अगर पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और अगर आपसे पूछना होगा तो ITCZ के पास कौन सी पेटी पाई जाती है,
तो यहाँ पे नाम बोल दिया जाता है डोल ड्रम की पेटी। कैसी पेटी? डोल ड्रम की पेटी। ये वो क्षेत्र होता है जो इतना ज्यादा गर्म होता है कि यहाँ पे हवाएं क्या होती हैं, हवाएं क्षैतिज गति के बजाय क्या करती हैं, लंबवत उठ जाती हैं। इनके गर्मी के प्रभाव में क्या होती हैं हवाएं यहाँ की, लंबवत उठ जाती हैं, क्षैतिज गति नहीं करती हैं। ठीक है, तो ITCZ का फुल फॉर्म लिख लीजिए। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये हिंदी, शुद्ध हिंदी में नाम है। इसको आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिएगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस हो गया। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पर आमतौर पे अगर सूर्य को एक निश्चित स्थान पर रख के समझे तो पूरी पृथ्वी पर यह क्या होता है, खासकर समुद्री या सागरीय क्षेत्रों में 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ, ये क्या माना जाता है, डोल ड्रम की पेटी या इंटर कन्वर्जेंस जोन माना जाता है। और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम में इस पेटी का भी क्या होता है, खिसकाव होता है। ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये वो क्षेत्र होता है जिस टाइम पर क्या होती हैं, सूर्य की किरणें किसी निश्चित क्षेत्र में पूरी तरह से लंबवत पड़ती रहे और ये अपने 5 डिग्री ऊपर और दक्षिण में क्या करती हैं, सीधा प्रभाव दिखाती हैं। तो गर्मी के मौसम में 21 जून तक क्या होता है, सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने की वजह से ये उत्तर दिशा में खिसक गई रहती है। यानी अब हमारा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पहुंच चुका है, ITCZ ये पहुंच चुका है कर्क रेखा के पास। कहाँ पहुंच चुका है, कर्क रेखा के पास। और क्योंकि ये है स्थलीय क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र, भारत में यह क्षेत्र कैसा है, स्थलीय है, तो इस वजह से ये क्षेत्र बहुत तेजी से क्या होता है, गर्म हो जाता है और यहाँ की हवाएं सीधे उठती हैं और उठने के बाद क्योंकि ये व्यापारिक पौने भी उत्तर की ओर खिसकेंगी तो सीधे उठती हैं, उठने के बाद वो कहाँ बैठती हैं, उत्तर भारत में बैठती हैं। लेकिन ये इतनी गर्म होती हैं कि यही पौने क्या कहलाने लगती हैं, स्थानीय गर्म हवाएं, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और यहाँ से निकल के आया कि स्थानीय पौने भारत में, भारतीय किस क्षेत्र में स्थानीय पवन लू का क्या है, विस्तार है, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर के गंगा मैदानी क्षेत्र में, इसके उत्तर के गंगा मैदानी क्षेत्र में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। कब, इसी जून के महीने में।
इसमें आप लू क्या है, एक प्रकार की गर्म पवन है। यह किस क्षेत्र में चलती है? उत्तर के विशाल गंगा मैदान क्षेत्र में। ये 2 प्रश्न बनेंगे इससे। आगे लिख सकते हैं कि इसी पवन के प्रभाव में, इसी पवन के प्रभाव में, कौन से पवन? लू के प्रभाव में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश धूल भरी आंधियां चलती हैं। क्या चलती हैं? धूल भरी आंधियां चलती हैं। चलो, ग्रीष्म ऋतु पर और कुछ वर्षा ऋतु पर जलवायु के संबंध और पवनों और जलधाराओं का हम लोग आगे अध्ययन कल करेंगे, देखेंगे इसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अल नीनो, ला नीना, ये सब जो भी है उसको कल देखेंगे, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।